नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल निखिल दीवान जी, डिजाना न्यूज़ के दर्शक उन्हें भली भांति पहचानते हैं। भारतीय सेना में कर्नल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेना के साथ काम किया है और अनेक मोर्चों पर किला लड़ाते रहे हैं। सैन्य विषय में जानकार हैं और निक्स एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। निक्स एकेडमी एक बहुत ही जाना पहचाना प्रतिष्ठित नाम है जो नौजवानों को सेना में ऑफिसर बनाने में मदद करता है, उन्हें कोचिंग देता है और सेना में किस तरह से इंटरव्यूज़ फेस किए जा सकते हैं, किस तरह से सेना में चयन पाया जा सकता है, इसके गुर सिखाता है। दूसरे हमारे खास मेहमान राजेश कुमार जी हैं जो बेसिकली इंजीनियर हैं, एचओडी रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और फिलहाल निक्स एकेडमी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और वे जेई के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। आप दोनों का स्वागत है। मैं बात करना चाहूँगा आप दोनों खास मेहमानों से कि भारतीय सेना में चयन की संभावनाएं क्या हैं और ख़ासकर वे बच्चे जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, वे किस तरह से भारतीय सेना में एक ऑफिसर की भूमिका में आ सकते हैं और देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूँगा आप दोनों खास मेहमानों से कि जो बच्चे जेई मेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई की एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या जेई की एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद या जेई में स्कोर कर लेने के बाद उनकी भारतीय सेना में जाने की संभावनाएं बनती हैं? आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले निखिल दीवान जी, आपसे सवाल मेरा कि एक नया ट्रेंड बच्चों में आ रहा है और ये बहुत ही अच्छा है कि नए नौजवान बच्चे जो हैं वो अब सेना में जाना चाहते हैं, उन्हें एक पैशन पैदा हो रहा है, उनमें एक टशन पैदा हो रहा है भारतीय सेना में जाने का। हालांकि मैं अग्निवीर योजना को देख रहा था कि कल ग्वालियर में वहाँ ऐसा मेला टूट पड़ा था अग्निवीर योजना में शामिल होने के लिए, ऐसी भीड़ थी वहाँ पर कि एक अलग मामला था। लेकिन जो सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, जिसमें निक्स एकेडमी मदद करती है, तो क्या अवसर हैं उन बच्चों के लिए, खासकर वे बच्चे जो 12वीं में हैं? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है कि 12वीं के लड़के और लड़कियाँ ये लोग यूपीएससी की परीक्षा होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, इसमें अपीयर होते हैं। उम्र जो है इनकी 16.5 से 18.5 साल के बीच होना चाहिए और 90% चांसेस उन विद्यार्थियों के हैं। अब मैं ये शब्द विद्यार्थी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये शो हमने एक बार पहले किया हुआ है कि लड़कियों को जब एनडीए में प्रवेश दिया गया था, अब उनके लिए भी खुल गया है। तो लड़के और लड़कियाँ अमूमन जिनका पीसी मैंने गणित अगर सब्जेक्ट है 12th में, तो उनके लिए ये एनडीए की परीक्षा काफ़ी अच्छी हो जाती है, या कॉमर्स विद मैथ्स है तो फिर वो इसको पास कर पाते हैं। इस परीक्षा का एनडीए की परीक्षा का ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने चांसेस आप अवेल कर सकते हो। हाँ, 11वीं पास करने के बाद में जैसे आप 12वीं में जाते हो और आपकी उम्र 18.5 साल से कम है, तो किसी बच्चे को 3 चांस मिल जाते हैं, किसी को 4, किसी को 5। पर बच्चों ने ये भी सोचना है कि जितने चांस वो गंवाते हैं उतने वो जूनियर भी बनते जाते हैं, क्योंकि बेल्ट वाली नौकरी है और किसी भी नौकरी में सीनियरिटी तो काउंट होती ही है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि 12 पास करते बराबर आप पूना में नेशनल डिफेंस एकेडमी या केरला में जो इंडियन नेवल एकेडमी है, इनमें आपका प्रवेश हो जाता है। तो आपको कॉलेज की कोई चिंता करनी नहीं पड़ती, आपकी वहाँ पढ़ाई भी हो जाती है। हाँ, दोनों जगह बीटेक है। इंडिया में भी आजकल बीटेक की पढ़ाई है और इंडियन नेवल एकेडमी में तो खैर बीटेक की पढ़ाई है ही। पर बेनिफिट ये है कि कॉलेज एडमिशन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि आप 12 के इमीडिएटली बाद में जून जुलाई में आप, और वहाँ फोर्स में भी जब आप सर्विस करते हैं तो वहाँ भी आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि आप पहले आए हैं और शिखर पर, टॉप पे पहुँचने की संभावना रहती है कि आप चाहे तो अध्यक्ष भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि आगे चल के एज फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ये एज के चलते कोई आगे प्रमोट ही नहीं हो पाता। प्रयास यही होना चाहिए कि 12th के टाइम में ही एनडीए की एग्ज़ाम पास कर ली जाए और उसके बाद में जो उसका 12th ख़त्म होते ही वो ज्वाइन कर ले। दूसरा जो मौका, ये एनडीए का जो मौका है ये लड़के लड़कियों दोनों को है। पर श्रीवास्तव साहब, आप मानेंगे नहीं कि पिछले 2 बार से लड़कियां एनडीए के एग्ज़ाम को टॉप कर रही है। कितनी गौरव की बात है। गौरव की बात है। और लड़के जो है व्हाट्सएप और फेसबुक के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और लड़कियां एनडीए के जिनको बड़ी मुश्किल से एनडीए की परीक्षा देने का चांस मिला, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा लड़कियों को,
और उस संघर्ष करने के बाद उन्होंने बताया कि भारत की जो युवतियां हैं, भारत की जो बच्चियां हैं, वो किसी से कम नहीं है, चाहे वो बौद्धिक क्षमता हो, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो, चाहे वो मानसिक क्षमता हो। मैं एक सवाल राजकुमार जी आपसे करना चाहता हूँ कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है कि हर बच्चा मैथ्स लेता है, सर ने भी कहा मैथ्स लेना चाहिए तभी आप परीक्षा दे पाएंगे। हर बच्चा PCM लेना चाहता है, लेता है और JEE मेंस की एग्ज़ाम देता है, लेकिन क्या ये संभव है कि JEE की एग्ज़ाम देकर वो सेना में भी अवसर तलाश सके अपने? हाँ सर, ये सही है, JEE के द्वारा भी वो सेना में जा सकते हैं। और PCM बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं रहता है कि JEE देने के बाद सेना में जा भी सकते हैं। तो अपने यहाँ जो बच्चे आते हैं जो JEE की तैयारी करवा, जैसे कि अभी जनवरी में 24 से JEE मेंस की फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम है और अप्रैल में सेकंड की एग्ज़ाम होगी। तो JEE मेंस में अच्छे स्कोर करके आप सेना में भी जा सकते हैं। SSB में अच्छा स्कोर करने के बाद और क्या करना पड़ा? JEE में मैंने एग्जाम दी, मुझे अच्छा परसेंटाइल आ गया, फिर मुझे क्या स्टेप उठाना चाहिए? हाँ, स्टेप नहीं, उसके लिए क्या SSB के लिए कॉल आते हैं, SSB के लिए कॉल आते हैं। फिर सर, कर्नल सर जो हैं वो SSB के लिए प्रिपरेशंस करवा के फिर उसी हिसाब से SSB के जो 5 दिन का जो प्रोग्राम्स होता है, कैसे क्या हो, तो पूरी तैयारी करवाते हैं। उसमें ये JEE के स्कोर के ऊपर 2 अलग अलग इंटरव्यू इनको आते हैं, एक भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का, और दूसरा इंडियन नेवी का, और ये दोनों JEE के स्कोर के ऊपर है। तो कितना स्कोर लाना पड़ता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और हर बार कट ऑफ ऊपर नीचे जाता रहता है। मोटे तौर पे इनका 80-85 परसेंटाइल अगर आ जाता है तो ये दोनों के लिए शॉर्टलिस्ट इजीली हो जाते हैं, क्योंकि नेवी में टोटल 32 मतलब 90% का टारगेट बना के चला। अब इसीलिए मैंने क्या किया था सर, 1 साल पहले जब से सेना में JEE का महत्व का आ गया, जो राजेश सर ने भी अभी हमको बहुत अच्छे से बताया, तो मैंने RTI डाला था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। क्योंकि जैसे बच्चे मेरे पास में NDA के एग्ज़ाम के लिए आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुमने JEE की भी प्रिपरेशन करना है, तो बोलते हैं सर JEE बहुत कठिन है। तो मैंने RTI डाला। RTI में मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि JEE की परीक्षा में 95 परसेंटाइल लाने वाले कितने थे? तो 2021 में 95 परसेंटाइल लाने वाले 54,000 थे, 54,000 समथिंग। हाँ, और NDA की परीक्षा में UPSC पास ही 8,500 को करती है। तो कौन सी एग्जाम कठिन हुई और कौन सी इजी हुई? NDA के बारे में तो कहा जाता है कि भारत की सबसे कठिन एग्जाम है। सबसे कठिन एग्जाम है। इवन देन दाओ IAS IPS UPSC की जो परीक्षा होती है उससे भी कठिन है। हाँ, UPSC ही इसको कंडक्ट कर रही है। हाँ, पर IAS IPS IFS की जो एग्जाम है उससे भी कठिन NDA कठिन इसलिए भी है, एक तो इसमें 5 दिन का जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपसे अगला सवाल वही करना चाहता था कि SSB के बारे में बताइए, किस तरह से ये इंटरव्यू को फेस करना चाहिए? आज तो अपन SSB के ऊपर बहुत शॉर्ट तरीके में ही कर पाएंगे, पर जो JEE की अपन ने बात निकाली थी, तो JEE के बेस के ऊपर ये 2 आर्मी और नेवी के इंटरव्यू तो आते ही हैं, और बाय चांस अगर NDA में नहीं सिलेक्ट हुआ तो JEE के बेस के ऊपर इनको बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी मिलते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार जाते हैं तो 7वें और 8वें सेमेस्टर में फिर 8-9 चांसेस मिलते हैं सेना में जाने के। पर कई बच्चे JEE को बहुत कठिन मानते हैं और NDA को मजाक मानते हैं, जबकि एकदम विपरीत है कि JEE में 54,000 लोगों ने 95 परसेंटाइल लाया और NDA की परीक्षा में 65% लाना भी बहुत डिफिकल्ट है। सर, NDA की तैयारी जब आप बता रहे हैं कि परीक्षा कठिन है, उसकी तैयारी करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? कि 12th में जैसे आपने एडमिशन ले लिया, तो सही तरीका क्या है? क्या फिजिकल तैयारी करना है, क्या मेंटल तैयारी करना है, और किन सब्जेक्ट? श्रीवास्तव साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। फिजिकल तैयारी, अब MP में भी कई संस्थान है, इंदौर में भी है, जो NDA प्लस फिजिकल के नाम पे बच्चों को बहका रहे हैं। NDA की परीक्षा लिखित परीक्षा है 900 नंबर की, इसमें कोई फिजिकल नहीं होता है। 300 नंबर का मैथ्स है, जो राजेश सर भी हमको बताएंगे, और जो 600 नंबर का है जिसमें 200 नंबर इंग्लिश के हैं और 400 नंबर जो है वो GK के हैं। तो मैथ्स तो सर कवर कर लेंगे, पर जो अब 200 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर है उसमें इस बार वोकैबुलरी इतनी कठिन आई थी कि जब तक किसी बच्चे की रीडिंग हैबिट्स और हॉबीज़ बहुत अच्छी ना हो तो वो वोकैबुलरी काबू में ही नहीं आती है, पर्यायवाची शब्द वगैरह जो होते हैं। और GK में जो परिवर्तन पिछले 1 साल से आया हुआ है कि गवर्नमेंट ने UGC को बताया था कि अब हमने भारतीय इतिहास पूछना चाहिए। हमने सबने जो पढ़ा है वो मुगल और ब्रिटिश इतिहास पढ़ा है, तो पहले क्वेश्चंस भी वही आते थे कि फलाने वायसराय ने क्या किया, या जैसे आज हम राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ क्यों रखा है, क्योंकि राजपथ का इंग्लिश नाम होता था वायसराय रोड, इसलिए उसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है कि वो ब्रिटिश जो इरा का जितना भी है वो हमने धीरे धीरे कम करना है। जैसे तो अब हमें जो है वो शिवाजी की युद्ध कला के बारे में जानना चाहिए। शिवाजी की युद्ध कला तो आप में फिर भी जानते हैं। अहोम किंगडम क्या था,
ग्रेटर असम में, उस जिसने कि न कभी वहाँ पे ब्रिटिशर्स को घुसने दिया, न ही मुगलों को घुसने दिया। सबसे स्ट्रांग किंगडम रहा है वो, पर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि हम लोग कौन थे। या जैसे रानी चौटा है, आजकल जिसको कर्नाटका वगैरह कहा जाता है, वहाँ पर उसने मुगलों को कितनी बार मात दी है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं। तो जो नई हिस्ट्री की किताबें आ रही हैं वो हमने पढ़ना है, न कि पुराने पिछले 2 साल के पेपर्स या पुरानी किताबें पढ़ना है। राजकुमार जी, मैथमेटिक्स का एक पार्ट बहुत बड़ा रहता है, सर भी कह रहे हैं कि 300 नंबर का एक पार्ट है, तो इसकी तैयारी के लिए कैसे करना चाहिए? क्योंकि मैथ्स, चाहे वो इंजीनियरिंग बनना में जाना चाहता हो, चाहे वो फौज में जाना चाहता हो, उसके लिए क्या तैयारी रहना चाहिए मैथ्स की? कितना घंटे का समय आपको लगता है कि रोज उसको मैथ्स करना चाहिए? जैसा कि आपने मैथ्स के लिए पूछ रहे हैं, और जैसा सर ने अभी बताया, जैसे जेई और एनडीए के लिए कि लोग बोलते हैं जेई टफ है, तो मेरा भी जैसा मानना है कि जेई उस हिसाब से टफ उतना भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। जैसे बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनके क्या होते हैं, रिजल्ट भी आ जाते हैं वेबसाइट्स पे, और जेई वाले आंसर शीट भी भेजते हैं। तो मैंने कुछ बच्चों का एनालाइज किया, वहाँ देखा कि अगर आपको 85 के आसपास लाना है या 90 के आसपास लाना है, तो अप्रॉक्स एवरेज अगर आपने टोटल तीनों पेपर मिला के भी अगर आपने 30 या 25 के आसपास भी क्वेश्चन कर लिए तो नो डाउट आपका जेई में तो खैर बहुत अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा, आप एडवांस के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसका एसएसबी की तरफ भी वहाँ फिक्स हो जाएगा। अब बाकी सेकंड क्वेश्चन पे था, हमने बोला कि मैथ्स की कैसे तैयारी करना चाहिए। तो मेन जो स्टूडेंट्स का मैंने देखा है पढ़ाते समय, उनका बेस सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, बेस ज़्यादा, या किसी के दबाव में आके पीसीएम ले लेते हैं, जबकि बच्चों को मैथ्स उतना समझ में नहीं, क्योंकि मेरे को इस फील्ड में लगभग 15 साल के आसपास हो गए। पेरेंट्स का प्रेशर है कि भाई अगर तुम गणित नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, और इंजीनियर नहीं बने तो तुम्हारा जीवन ही खराब है। जीवन ही खराब है। ये डॉक्टर इंजीनियर हमारे बहुत सालों से चल रहा है कि भाई डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और छोटा बच्चा रहता है KG1 KG2 पढ़ता है, वो भी उसको कुछ नहीं समझता, लेकिन उससे पूछो बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहते हैं डॉक्टर बनूंगी या इंजीनियर। लड़का होता है तो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, लड़की होती है तो कहती मैं डॉक्टर बनूंगी। अरे हमारे घर में तो बवाल उठ गया था जब मैंने फौज ज्वाइन की जी कि अरे अकेला लड़का है, आप दोनों प्रोफेसर रहे कॉलेज में और बेटे को फौज में भेज रहे हैं। बोला यार वो उसकी भी बचपन से इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी कि या तो दामाद फौज का हो या बेटा फौज का हो। तो दामाद के बारे में तो कह नहीं सकते, तो बेटे के नाजुक कंधों पे जिम्मेवारी आ गई कि तुम फौज में जाओ। पर जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो राजेश सर भी कह रहे थे कि पेरेंट्स के दबाव में न तो सब्जेक्ट चूज करना है न ही करियर चूज करना है, दिल से निकलने वाली चीज आपको हमेशा सक्सेस देगी। राजकुमार जी, आप बता रहे थे कि मैथ्स के लिए, हाँ, तो मैथ्स के लेकर देखा जाए तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आइडर एनडीए हो या जेई हो, तो मेरा मानना है कि अगर 9th से अगर आप शुरू कर दें, क्योंकि जो चीज़ आप 9th में पढ़ते हैं, आइदर मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, कुछ भी हो, वो एज इट इज सिलेबस आपका 11th में भी रहता है, और जो चीज़ आप 10th में पढ़ते हैं वो सिलेबस आपका 12th में भी होता है। तो तैयारी वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने कॉलेज में भी एज ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट HOD वर्क किया, तो मैं जब क्लास में पढ़ा देखता हूँ कि अरे 90 के स्ट्रेंथ बच्चे, 90 में से 80% बच्चों को तो मैथ्स आता ही नहीं है 11th-12th का, क्योंकि आजकल क्या हो गया, इंजीनियरिंग में एडमिशन आसान हो गए हैं। पहले जैसी बात रही नहीं कि आज से 10 से 15 साल पहले चाहे इंजीनियरिंग में एडमिशन की भाई आप एग्जाम क्वालिफाई करें, अब एडमिशन आसान हो गया। तो मैंने वहाँ देखा तो कॉलेज भी बहुत ज़्यादा खुल गए, बहुत ज़्यादा खुल गए। 0 नंबर जिनको आते हैं, 1 या 2 नंबर आते हैं, या जिनको सप्लीमेंट्री आती है 12th में, उनको भी मिल जाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं जिनको अगर 2-3 लाइन अगर पढ़ने भी नहीं आ रहा तो बस उनको एडमिशन से पैसा फीस भर जाती है। वो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने मैथ्स में एक नया चीज़ शुरू किया है, वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि आपको ही मालूम है कि आप पुराने ज़माने में लोग कहाँ कॉपी कहाँ किताब रहते थे, गुरुदेव लोग मैथ्स पढ़ा देते थे और सबको ऐसे ही याद हो जाते थे। तो मैं मैथ्स में क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को, क्या फार्मूला या मेथड्स वो याद होता नहीं है या वो भूल जाते हैं। तो मैं आज के मैथ्स को मैं वैदिक मैथ्स के साथ जोड़ के उसको कर रहा हूँ, ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जागे। और 9 से अगर शुरू कर दे तो नो डाउट जैसे ही आप 12th कंप्लीट करेंगे, आपका जेई मेंस में भी अच्छे स्कोर हो जाएगा। एनडीए तो खैर होना ही है, एनडीए भी हो जाएगा। फिर भी अगर तो आप निक्स एकेडमी में वैदिक मैथ्स के जरिए बच्चों को तैयार करते हैं? वैदिक मैथ्स प्लस 11। राजेश सर ने निक्स एकेडमी को रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए, मतलब एनडीए की लिखित परीक्षा में पास होने वाले निक्स एकेडमी के बहुत स्टूडेंट्स होते हैं सर। ये और आज इस साल 2023 में हम 300 सिलेक्शंस का टच इजीली कर जाएंगे, क्योंकि कल एक लड़का वृंदावन है जो एनडीए में एयरफोर्स में
सिलेक्ट हुआ है, तो वो 292 सिलेक्शन हुआ। और उसके पहले संदीप डांगी है जो एयरफोर्स में हुआ, उसके पहले फिर अनुष्का है जो नेवी और आर्मी दोनों में सिलेक्ट हुई। तो अभी हम 292 पे हैं, 8 बचते हैं। 2023 में लाना है आपको, वो करना है। इंडियन नेवल एकेडमी को मैं अलग से बात करूँगा। एनडीए जो पूना, वो ट्राई सर्विसेज विंग है, वो मतलब तीनों सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग देता है। और आज उसका 75th डे भी है, इसलिए आज अब हमने ये डे चूज़ किया है एनडीए के बारे में बातचीत करने के लिए। 75 ईयर्स हो गए उसको। तो इंडिया में वहीं पढ़े हुए हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट गया हूँ, मैं इंडिया में नहीं गया था। तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। आर्मी के कैडेट्स जो है चौथे साल में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ से मैं निकला हूँ, वहाँ जाते हैं 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। एयरफोर्स के जो है वो एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं, जिसमें कि 6 महीने के बाद में फिर उनका ट्राइफर्केशन होता है कि किसको फाइटर पायलट मिलेगा, किसको ट्रांसपोर्ट पायलट में जाएगा, या कौन हेलीकॉप्टर में जाएगा, और साथ में कौन एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटीज़ में जाएगा। तो ग्राउंड ड्यूटीज़ वाले तो 1.5 साल पूरा एयरफोर्स एकेडमी, 1 साल पूरा एयरफोर्स एकेडमी में रहते हैं। और जो फ्लाइंग वाले हैं वो फिर बिदर में या यलंका में या इलाहाबाद में इनकी फ्लाइंग की ट्रेनिंग होती है। नेवल एकेडमी, अच्छा, जो नेवी वाले हैं वो 3 साल की एनडीए की ट्रेनिंग के बाद में नेवल एकेडमी जाते हैं। और जिन्होंने डायरेक्ट नेवल एकेडमी ज्वाइन की है, जैसे अब नेवल एकेडमी ज्वाइन करने का सर ने भी बताया कि 2 ऑप्शन है, एक तो एनडीए के एग्ज़ाम के थ्रू है और दूसरा जेई के एग्ज़ाम के थ्रू है। तो ये चारों साल नेवल एकेडमी जो केरला में है, एजिमला करके जगह है, बहुत सुंदर एकेडमी है वो, मतलब एशिया की सबसे बड़ी एकेडमी है वो। उसमें इन लोग की 4 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में फिर ये कमीशन ऑफिसर हो जाते हैं और फिर अलग अलग जगह पर इनकी पोस्टिंग होती है। तो सर, ये जो एक मिथ है कि आपको फिजिकल टेस्ट भी होगा और इतना दौड़ना पड़ेगा, इतना वो करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पे, रस्सी पे, इससे पे, ये इसमें एनडीए के सिलेक्शन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एनडीए की लिखित परीक्षा में फिजिकल कुछ भी नहीं है जी। फिर जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो 5 दिन का होता है जी, उसमें 5 तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है। एक इंटरव्यू है जो आधे घंटे से लेकर 2-2.5 घंटे तक चलता है, जिसकी अलग से बहुत प्रिपरेशन लगती है। फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ये वो सब। जो फिजिकल पार्ट है 5 दिन का, वो 3 मिनट का है। तो कोई भी नॉर्मल स्वस्थ जो स्टूडेंट है वो इजीली कर लेता है। 3 मिनट में क्या कराते होंगे? 3 मिनट में, हाँ, वही जो आपने बोला ना, रस्सा चढ़ना है, जिगजैग बैलेंस है, टायर में से जंप मारना है, मंकी क्रॉलिंग करना है, बर्मा ब्रिज पे चलना है। वो बेसिकली फिजिकल के बजाय मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा वहाँ पर जोर दिया जाता है। क्या एनडीए में या एनडीए की जो परीक्षा होती है या मिलिट्री की जितनी परीक्षा होती है फोर्सेस में, इसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि वो आपकी लीडरशिप स्किल को, वो आपकी नेतृत्व क्षमता को आंकना चाहते हैं? एक नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल्स जिसको कहते हैं, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा ये है कि आपका ग्रहण करने की शक्ति कितनी स्ट्रांग है। रीज़न ग्रहण करने की शक्ति स्ट्रांग होने का ये है कि जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, तो आप कोई किताब खोल नहीं सकते हैं। आपको सारी युद्ध कला जो है वो दिलो दिमाग में होना चाहिए कि ये करना है। और ये युद्ध कला जो है, जैसे जैसे सर्विस में आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ये युद्ध कला जो है एक साइंस के तौर पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। जैसे अभी अगर हम कारगिल युद्ध की बात कर ले तो यंग लीडर्स ने आगे चल के काफ़ी उसमें शौर्य कमाया है, मैं मानता हूँ। पर जो सीनियर लीडर्स थे, अब वो यंग लीडर का काम था जाके तुरंत अटैक कर देना, राइट, तो उसने मशीन गन से अटैक कर दिया, कुछ कर दिया। बट जो सीनियर रहते उन्होंने एयरक्राफ्ट को कब बुलाना है सपोर्ट के लिए, इनडायरेक्ट सपोर्ट कब देना है, मेडिकल कब कब कहाँ लगेगा, राशन कैसे लगेगी, दूसरा ऑल्टरनेटिव प्लान दूसरे बटालियन ने कहाँ से करना है। तो जैसे जैसे आप सर्विसेज में सीनियर होते जाते हैं, ये युद्ध कौशल अनुभव जो आपको युद्ध कौशल में झोंकना पड़ता है, हाँ, तो वो उसमें फिर लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। एक जूनियर जैसे लेफ्टिनेंट या कैप्टन या मेजर हुआ तो उसको जो दिल मांगे मोर करता है, हाँ, विक्रम बत्रा। और वहाँ जाकर जो है कि लोग कहते थे शेरशाह सूरी आया। बट विक्रम बत्रा को सैल्यूट है, परमवीर चक्र विजेता है हमारे देश के। जी जी, बिल्कुल सही है। और उन्होंने तो जो इतिहास लिखा है वो अब बहुत लंबे समय तक, मतलब कभी ना भूलने वाला इतिहास है वो। तो एनडीए की ट्रेनिंग या नेवल एकेडमी की ट्रेनिंग या ओटीए की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, फिजिकली उस टाइम बहुत टफ होती है। तो एनडीए वगैरह ज्वाइन करने के पहले फिर मैं इनको फिजिकल कराता हूँ, परीक्षा के टाइम में नहीं कराता हूँ, न ही एसएसबी इंटरव्यू के टाइम में ज़्यादा फिजिकल कराता हूँ। जब वो सिलेक्ट हो जाए तब मैं उनको फिजिकली फिट बना के भेजता हूँ।
क्योंकि स्पेशली अगर नेवल एकेडमी ली जाए तो केरला में है, और जैसे आज इंदौर में इतनी ठंड है, केरला में इतनी ठंड कभी होती ही नहीं है। वहाँ पूरे टाइम आपको पसीना, और समुद्र के नज़दीक है तो वहाँ का वहाँ डिहाइड्रेशन होने की ज़्यादा, तो बच्चे को अपना पानी ज़्यादा बराबर पीते हुए मेहनत करनी है। करेक्ट। तो राजेश कुमार जी, मैथमेटिक्स के अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट, मैथ्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स के साथ फिजिक्स भी लेता हूँ। मैं खुद मैकेनिकल डिपार्टमेंट के HOD रह चुका हूँ, तो जो भी फिजिक्स का मैथ फिजिक्स पूरा लेता हूँ। जैसे कि JEE में जो आते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों आते हैं, इक्वल वेटेज आते हैं। और NDA में भी आते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैथ्स का पेपर अलग से होता है, और सेकंड पार्ट में जो होते हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के भी थोड़ा बहुत पार्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बच्चों का अगर JEE का अगर बहुत अच्छे तैयारी कर लें, मतलब कि उनका मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा, बहुत अच्छी की बात नहीं कर रहे, अगर अच्छा भी हो तो NDA में तो खैर फ़ायदा होना ही, NDA आराम से निकल जाए, क्योंकि जो सेकंड पेपर जो होते हैं उसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, बायोलॉजी भी है, बायोलॉजी भी है, ज्योग्राफी भी है, तो बच्चे उसके भी क्वेश्चंस कर बड़ा पाते हैं। इंपॉर्टेंस है फौज में। हाँ, तो बच्चे उसके भी क्वेश्चंस कर पाते हैं, और खैर JEE में तो हो ही जाएगा। मैंने आपको इस तरह से स्ट्रेटजी बना के रखना है। JEE मेंस में अगर हर स्टूडेंट के हिसाब से तैयारी अलग अलग होती है, मेरा मानना है। अगर किसी को टॉप 100 में लाना है या टॉप 1000 में लाना है, किसी को भाई अच्छे जैसे इंदौर का ही है GSIT से DAVV कॉलेज लेना है, या अपने को SSB के लिए सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। गुड बेटर बेस्ट वाली स्ट्रेटजी रखें। आपके मैथ्स अच्छे हैं तो उसको आप बेस्ट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करें। फिर गुड के बाद मान लिया कि अगर आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री उसमें तो थोड़ा सा अच्छा है, तो उसको आप बेटर आप उसको बेस्ट पे रख सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका सबसे खराब है उसको आप गुड पे रख सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से बना के भी चले ना, तो ये जो स्ट्रेटजी जो राजेश जी बोल रहे हैं, ये पढ़ाई के टाइम की स्ट्रेटजी है कि जो पढ़ाई के टाइम में जो सब्जेक्ट वीक है उसको सबसे ज़्यादा आपने स्ट्रांग बनाना है। एग्जाम के टाइम में जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है उसको ज़्यादा अटेम्प्ट करना, ताकि जिसमें आप जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए और उसके लेकर आगे बढ़िए। सर एक सवाल करना साहब आपसे, मान लीजिए कि NDA में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या मेरे लिए सारे अवसर खत्म हो गए या अवसर बने हुए हैं? NDA पहला अवसर जरूर है पर अंत नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद में होने वाली जो एग्ज़ाम, UPSC की एग्ज़ाम है या एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, फिर इंजीनियरिंग के बेस के ऊपर इंटरव्यूज़ हैं कि आपके इंजीनियरिंग में अभी तक का स्कोर पूरा 85% से ऊपर रहा है तो आप डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होते हैं। हाँ, समय ख़त्म हो रहा है, पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आपके साथ बोलने जा रहा हूँ जो कि सब्जेक्ट से थोड़ी अलग है, कि 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है नेवी में LLB वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आई हुई है। तो जिन्होंने भी लॉक कर लिया है वो नेवी में डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। उनके लिए लॉ में बहुत एक अवसर होता है वहाँ LLB। सर ये तीनों फोर्स वैसे तो समान रूप से जरूरी है युद्ध में, और युद्ध में भारत की जो जीत का इतिहास है उसमें तीनों सेनाओं का बड़ा योगदान है, तीनों अंगों का। लेकिन फिर भी एक निजी सवाल है आपके अनुभव से कि इन तीनों में बेहतर कौन सी है, जिसमें कि सर्विस की दृष्टि से अगर देखा जाए, नया बच्चा का सिलेक्ट करना चाहे तो हाथ दीजिए ना एक मिनट, इनमें से कौन सी उंगली काट दूं जो आपको पसंद नहीं है? नहीं, मैं बच्चों की जानने के लिए जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए क्या है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कम्पीट नहीं करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, पूरक है। मतलब जैसे हम बैलेंस डाइट खाते हैं ना कि रोटी सब्जी दाल, प्रतिस्पर्धी नहीं है, एक दूसरे के नहीं है, पूरक है। हाँ, पूरक है। क्योंकि जो चीज़ नेवी कर सकती है वो हम आर्मी वाले नहीं कर सकते, जो हम आर्मी वाले कर सकते हैं वो नेवी नहीं कर सकती है। हाँ, एक को आसमान में लड़ना है तो वो जमीन पे नहीं लड़ेगा, जिसको जमीन में लड़ना है वो आसमान में नहीं लड़ेगा। आजकल लड़ाई पूरी 3 डायमेंशनल नहीं 4 डायमेंशनल हो गई है, 4 भी नहीं 5 डायमेंशनल हो गई है। जो डायमेंशन मतलब थल सेना, नौसेना के 2, एक पनडुब्बी भी जो कि पानी के नीचे, फिर वायुसेना, साइबर स्पेस, साइबर वॉर एंड स्पेस वॉर। मतलब जितने आप बड़े अधिकारी बनते जाएंगे आप साइबर वॉर और स्पेस वॉर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना आपको पड़ता है। एक केमिकल वार की भी चर्चा चलती है कि केमिकल युद्ध भी होने लगता है कि विषाणु छोड़ दिए जाते हैं, और लोगों ने कहा कि कोरोना भी इस तरह का केमिकल वार था। ये भी मैंने लेख पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े। होता है ना। तो ये तो 6 हो गए। वो NBC वॉरफेयर को मैं कवर नहीं करना चाहता था कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर को, पर मैं ये डायमेंशंस की बात कर रहा था कि कहाँ पर अभी हो गया। बहुत धन्यवाद निखिल दीवान जी आपका, बहुत धन्यवाद राजेश कुमार जी आपका, दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जो बच्चे खासकर फौज में जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी मानसिक दृढ़ता रखें, मेंटल स्ट्रेंथ रखें, और
11वीं से ही, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 7वीं 8वीं से ही 10वीं, हाँ जी जी, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर 8वीं का एग्ज़ाम देने के बाद से ही वो इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। निक्स एकेडमी एक बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ कर्नल निखिल दीवान जी अपनी सेना में एक लंबा सुदीर्घ अनुभव उनके पास है, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि किस तरह से आप सेना में जा सकते हैं, सेना की परीक्षाओं की तैयारियां कर सकते हैं, न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। परीक्षा के दौरान शारीरिक मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाएं तो आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत सैनिक होगा तो मजबूत राष्ट्र होगा। देखते रहिए डिजाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।